Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Thank you, thank you, thank you. God bless you all. Thank you very much. चलिए आगे बढ़े अब. राइट, जावा इंस्टॉल हो गई आपके सिस्टम पे? जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गई? हो गया इंस्टॉलेशन? वेरी गुड. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं. आज बात करते हैं जावा में कोडिंग कैसे करी जाएगी. 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो प्रिंस आपको जावा 8 डाउनलोड करनी पड़ेगी. मैं बता देता हूं, देख लें. अगर आपका 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप गूगल पे आके सर्च करिए जावा 8. राइट, यहां डालिए जावा 8 डाउनलोड. जावा 8 डाउनलोड जब आप लिखेंगे तब आपको 32 बिट का ऑप्शन भी मिलेगा. ये जावा 8 का लिंक है. राइट, यहां देख रहे हैं 32 बिट आपको राइट साइड पे x86 का ऑप्शन मिल रहा होगा. ठीक है, ये है विंडोज. विंडोज ही प्लेटफॉर्म है आपका. क्यों प्रिंस? विंडोज है तो आप नोटिस करिए यहां पर आपको ये x86 दिख रहा है बिल्कुल नीचे की तरफ. मैं मार्क कर रहा हूं, दिख रहा होगा. ये रहा विंडोज 32 बिट के लिए जावा का प्रोविजन. ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये जावा 8 है, जावा 14 नहीं है. ठीक है, तो गूगल पे जावा 8 डाउनलोड डालिए. जावा 8 का लिंक मिल जाएगा. उसमें x64 मत कीजिएगा, x86 करना है. ठीक है, बढ़ूं आगे. चलो, बाकी स्टेप्स आपके बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं है. बस आपका डाउनलोड पेज अलग है. जावा 14 की जगह आपका जावा 8 है. चलिए आप शुरू करते हैं जावा में कोडिंग से रिलेटेड डिस्कशन. ठीक, नॉन टेक्निकल डिस्कशन सारे हो गए हमारे. अब आते हैं टेक्निकल डिस्कशन पे. बहुत क्रूशियल डिस्कशन है तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से बढ़ेंगे आगे अपन. अब हमारा टास्क है डेवलपिंग अ प्रोग्राम इन जावा. तो याद रखिएगा, जावा में अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं. दो तरह से आप जावा में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. गौर कीजिए क्या क्या दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है आप जावा में प्रोग्रामिंग करें विद द हेल्प ऑफ नोटपैड. मतलब नोटपैड में प्रोग्राम लिखें और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर उसे कंपाइल और रन करें. दोबारा सुनिएगा, नोटपैड में प्रोग्राम लिखें और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करें. यह आपके पास जावा में कोडिंग लिखने का पहला तरीका है. और दूसरा तरीका है कोडिंग करने का, आप यूज कर लें जावा का कोई भी पॉपुलर आईडी. आई रिपीट, in Java we have two ways of developing the program. Either we can make use of notepad or we can make use of IDE. अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, ज्यादा इजी कौन सा होगा. खुद कॉमन सेंस लगाइए, ज्यादा इजी ज्यादा सिंपल कौन सा होगा. ऑब्वियस सी बात है IDE वाला तरीका होगा. लेकिन मैं आपको डे 1 से IDE वाला तरीका नहीं करा रहा हूं. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर आप IDE को पहले दिन से यूज करने की आदत डाल लेते हैं तो बहुत सारे चीजें जावा में ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं चल पाती पूरी जावा पढ़ने के बाद भी. फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, मुझे 2 दिन लगेंगे आपको जावा में कंपाइलेशन का प्रोसेस समझाने में, क्योंकि कंपाइलेशन हम मैनुअली करेंगे, खुद करेंगे जावा के अंदर कमांड लिखकर. जबकि आईडी में ये काम एक बटन क्लिक पे हो जाएगा. तो अगर आप फ्यूचर में जावा के बेस पर कोई इंटरव्यू फेस करते हैं और इंटरव्यूअर पूछता है कंपाइलेशन का प्रोसेस समझाओ, आप बिल्कुल आंसरलेस होंगे उसके सामने. आप यही बोलकर आएंगे बस मैंने तो कंपाइल आईडी पे करा है, मुझे तो मालूम ही नहीं है कंपाइल करने के लिए स्टेप्स क्या होते हैं. इसलिए जब तक हम जावा में एरे चैप्टर तक नहीं पहुंचते हैं, मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी, आई होप आपने याद कर ध्यान दिया होगा, जब तक हम एरे चैप्टर पे नहीं पहुंचते हैं तब तक हम जावा में कोडिंग नोटपैड यूज करके ही करेंगे. जब एरे आएगा तो मैं पहली बार आईडीई से आपका इंटरेक्शन कराऊंगा, आईडी की आपको आदत डलवाऊंगा और फिर हम नोटपैड आईडी दोनों यूज करेंगे और कुछ दिन बाद नोटपैड बिल्कुल छोड़ देंगे और पूरा बचा हुआ कोर्स कंप्लीट करेंगे आईडी के ऊपर.
बट नॉट फ्रॉम फर्स्ट डे। पहले दिन से आईडी की आदत गलत है, क्योंकि एज अ बिगनर देर आर लॉट मेनी थिंग्स जो आपको जावा के बारे में जाननी चाहिए, और वो आप तभी जान पाएंगे जब आप आईडीई यूज नहीं करके वाया नोटपैड जावा में इनिशियल प्रोग्रामिंग करें। बताइए, दोनों बातें क्लियर हो गई सबको? गिव मी द आंसर। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? इसलिए हम लोग इनिशियली यूज करेंगे नोटपैड, और जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा जावा समझने लग जाएंगे, तब हम लोग यूज करेंगे आईडी। ठीक है, इस बारे में सारे पॉइंट्स स्लाइड के अंदर मेंशन है। मैं एक बार आपको स्लाइड पढ़ा देता हूं ताकि आप देख लें जो मैंने बोला है, आप एज इट इज उस बात को कैच कर पा रहे हैं। चलिए, ये स्लाइड है, स्लाइड में भी वही पॉइंट है जो आपसे अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करा। पढ़ लीजिए आप ध्यान से, ये दोनों पॉइंट पढ़िए, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूं। डन, कंप्लीट, आ गया समझ में? कॉन्टेक्स्ट क्लियर हुआ? तो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू मेक यूज ऑफ नोटपैड। चलिए, कमिंग बैक टू द व्हाइट बोर्ड, अब आता है हमारा अगला टॉपिक, राइटिंग और डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस यूजिंग नोटपैड। डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस यूजिंग नोटपैड। नोटपैड यूज करके जावा में प्रोग्रामिंग कैसे आपको करनी है। तो अगर आप नोटपैड यूज करके जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो ओवरऑल आपको लेने हैं 3 स्टेप्स। ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल आपको लेने हैं 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है जावा में अपने प्रोग्राम को टाइप करना, जिसे आप जावा की वोकैबुलरी में भी नाम देते हैं सोर्स कोड। आपका फर्स्ट स्टेप होगा राइटिंग द सोर्स कोड। समझ आ रहा है? जल्दी बोलिए, समझ आ रहा है पहला पॉइंट? राइट। एक बार सोर्स कोड लिख लेंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा उस सोर्स कोड को कंपाइल करना। ऑब्वियस ही बात है, आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा कंपाइलेशन ऑफ द सोर्स कोड। once you have written the source code, the next task will be you compile it। और एक बार कोड आपका कंपाइल हो जाता है तो फिर आप फाइनली अपने कोड को कर पाएंगे एग्जीक्यूट। तो आपका फाइनल स्टेप होगा एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो मुझे आप अपने वर्ड्स में बताइए, जावा की इंग्लिश में अगर हम बोलें तो सेकेंड और थर्ड स्टेप को और क्या कह सकते हैं? जल्दी बोलिए। अगर जावा की इंग्लिश यूज करें तो हम क्या कह सकते हैं? जावा में क्या होता है जब कोड कंपाइल होता है? जल्दी जवाब दें, क्या कहा जा सकता है जावा में कंपाइलेशन मींस? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। वेरी गुड। जावा में कंपाइलेशन मींस जनरेशन ऑफ द बाइट कोड। ये होता है जावा में कंपाइलेशन का मतलब। वेरी गुड। और जावा में कोड रन करने का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। रन करने का मतलब मशीन कोड नहीं होता। रन करने का मतलब इंटरप्रेटर या जेवीएम के द्वारा आपके बाइट कोड को इंटरप्रेट करना। रन करने का मतलब होता है जेवीएम के द्वारा आपके बाइट कोड का इंटरप्रिटेशन करना, इसे कहते हैं रन करना। तो जावा की इंग्लिश में रन करने को कहते हैं इंटरप्रेट होना, और कंपाइल करने को कहते हैं बाइट कोड का जनरेट होना। तो जावा के वर्ड्स में मैं बोलूं तो हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइट कोड बाय द जेवीएम। दिस इज आवर स्टेप नंबर 3। बताइए, तीनों की वोकैबुलरी क्लियर हो गई? तीनों स्टेप्स की वोकैबुलरी अच्छे से क्लियर हो गई? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टेप नंबर 1 विच इज राइटिंग द सोर्स कोड। मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, बहुत ही ध्यान से एक एक लाइन मेरे प्रोग्राम की ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर मैं आपको एक एक लाइन ट्रेस करके बताता हूं कौन सी लाइन का क्या पर्पस है।
ठीक है, फिलहाल इमेजिन कर लीजिए हमने नोटपैड ओपन कर लिया है एंड इनसाइड नोटपैड हम हमारा पहला प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? इमेजिन कर लीजिए हमने नोटपैड ओपन कर लिया है, विद इन नोटपैड हम हमारा पहला प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सो आई एम गिविंग द टाइटल एज द फर्स्ट जावा प्रोग्राम। जस्ट इमेजिन नोटपैड हमने ओपन कर लिया है एंड दिस इज द कोड हमको नोटपैड में लिखना है। पढ़ता भी जा रहा हूं जो मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए व्हाट हैज बीन रिटन। द वेरी फर्स्ट लाइन इज क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट के बाद करली ब्रेस है, करली ब्रेस के अंदर मैंने लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस ओपन, विद इन पैरेंथेसिस मैंने लिखा है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, पब्लिक के बाद फिर एक करली ब्रेस है और यहां मैंने कहा है system.out.println hello user, then curly brace close, curly brace close. This is the program we are going to write as our very first code. ट्रेसिंग स्टार्ट करूं? अगर आपको पूरा प्रोग्राम दिख रहा हो प्रॉपरली तो ट्रेसिंग स्टार्ट करूं? राइट। अब आइए प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन को करते हैं एनालाइज। ये कोड सी में लिखे थे, मतलब मैं समझा नहीं। समीक्षा क्या कह रहे हैं आप? चलिए अब मैं एक एक लाइन इस कोड की ट्रेस कर रहा हूं, उसको समझिएगा। सबसे पहले लाइन जो मैंने मेंशन की है दैट इज क्लास टेस्ट। क्या मतलब है इसका? आप अगर जावा के प्रॉपर्टीज वाले लेक्चर में थे, मैंने जावा की प्रॉपर्टीज आपको सेकेंड डे समझाई थी, तो मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जावा इज अ स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा में आप एक लाइन का भी कोड बगैर क्लास के नहीं लिख सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जावा में अगर आप कोडिंग करें तो पहली ही लाइन आप अपनी क्लास से शुरू करें। दैट इज वाई आप जब भी जावा में प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, आप देखेंगे आपके प्रोग्राम की हमेशा पहली लाइन क्लास कीवर्ड होगा और क्लास का नाम होगा। तो ये जो क्लास देख रहे हैं ये तो जावा का कीवर्ड है, सभी लोग जानते होंगे। और क्लास से फेमिलियर है ना सब लोग? जल्दी बताइए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं? वेरी गुड। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास कीवर्ड, और ये जो आप टेस्ट देख रहे हैं ये आपकी क्लास का नाम है। अब क्लास के नाम में भी आप नोटिस करिए तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात नजर आएगी। जो पहला अल्फाबेट है क्लास के नाम का वो मैंने कैपिटल रखा हुआ है। दिख रहा है आपको मेरे टेस्ट का टी कैपिटल? राइट, क्योंकि जावा के अंदर ये कन्वेंशन है कि जब आप जावा में अपनी क्लासेस, कन्वेंशन समझते हैं? कन्वेंशन समझते हैं? कन्वेंशन मतलब गाइडलाइन, कन्वेंशन मतलब गाइडलाइन जो आपको नहीं, कन्वेंशन रूल नहीं है, कन्वेंशन गाइडलाइन है। रूल अलग होता है, रूल सिंटेक्सेस होते हैं, समझ आ रहा है? रूल्स आर सिंटेक्सेस, कन्वेंशंस आर नॉट सिंटेक्सेस, दे आर गाइडलाइन। तो जावा की गाइडलाइन है कि आपको आपके प्रोग्राम के अंदर क्लास का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप मुझसे कहते हैं सर मैं नहीं मानूं ये गाइडलाइन, तो अगर मैं क्लास का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जो जावा की अपनी क्लासेस हैं, जो जावा की खुद की बिल्ट इन क्लासेस हैं, उनका नाम जावा ने कैपिटल से स्टार्ट करा है। तो आपको बड़ा दिक्कत, बड़ा कंफ्यूजन होगा अगर आप इस कन्वेंशन को नहीं मानेंगे। तो बेटर है एक यूनिफॉर्मिटी हमारे कोड में रहे, हमारे कोड के अंदर यूनिफॉर्म कोड दिखे। तो उसके लिए तभी होगा जब हम जावा की गाइडलाइंस को भी स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करें। तो आज से जो पहला रूल हम रोज मानेंगे वो ये कि जब भी जावा में कोड लिखेंगे क्लास के नाम की शुरुआत करेंगे विद कैपिटल लेटर। बताइए पहला रूल क्लियर है? जल्दी बताइए, पहला रूल क्लियर है? पहला गाइडलाइन क्लियर है? वो कहने को गाइडलाइन है बट हम उसे रूल की तरह मानेंगे। तो जब भी हम जावा में कोडिंग करेंगे द वेरी फर्स्ट लेटर ऑफ आवर क्लास नेम विल ऑलवेज बी इन अपर केस। ठीक है? क्या हम लोअर केस में क्लास का नाम लिख सकते हैं? जवाब है हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम जावा में कन्वेंशंस को ब्रेक कर रहे हैं, और जावा में कन्वेंशंस को ब्रेक करना अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं माना जाता। हुआ क्लियर? गुड।
अब आगे बढ़िए। अब ये जो आप करली ब्रेस देख रहे हैं, ये आप इमेजिन कर ही पा रहे होंगे, ये आपके क्लास की स्टार्टिंग बता रहा है। और अगर ये क्लास की स्टार्टिंग बता रहा है तो फिर आप ये भी पता कर पा रहे होंगे, ये जो लास्ट वाला करली ब्रेस है ये आपकी क्लास का एंड है। हाँ, एक चीज आपके नोटिस में जरूर आई होगी कंपेयर्ड विद सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जब आप क्लास बंद करते हैं तो लास्ट में एक सेमी कोलन लगाते हैं ना सी प्लस प्लस में आप सेमी कोलन, राइट। और वहां कंपलसरी भी होता है, आपने ये भी पढ़ा होगा वहां कंपलसरी है। जावा में नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। जावा में क्लास सेमी कोलन से टर्मिनेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जावा ये मानती है क्लास डिफाइन हो रही है, सी प्लस प्लस ये मानती है क्लास डिक्लेयर हो रही है। और अगर आप प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं तो आप जानते होंगे जब कोई चीज डिक्लेयर होती है तो सेमी कोलन आता है, जब कोई चीज डिफाइन होती है तो सेमी कोलन नहीं आता है। तो सी प्लस प्लस में क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसा कहते हैं, इसलिए वहां पे सेमी कोलन देना पड़ता है। जावा में क्लास डिक्लेयर नहीं करते हैं, जावा में क्लास को डिफाइन करते हैं और इसलिए वहां पर सेमीकोलन नहीं देते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। हुआ। अब आइए प्रोग्राम के अंदर की फर्स्ट लाइन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। लंबा सा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है इसमें, क्योंकि आप CC प्लस प्लस जानते हैं, मुझे लगता है आप वॉइड मेन इससे तो फेमिलियर होंगे, पहचानते हैं ना इसको। तो वॉइड मेन ये तो खूब दिखा है सी में। बस दिमाग में क्वेरी आपके ये आनी चाहिए, सर ये इतना लंबा चौड़ा इसके साथ क्या लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक और फिर वो ब्रैकेट में क्या है, स्ट्रिंग ARGS। अब मैं इन पे फोकस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनमें से कौन क्या है। ये जितने भी आपको मेन के पहले शब्द दिख रहे हैं, कितने शब्द दिख रहे हैं मेन के पहले? जल्दी बताइए, मेन के पहले कितने वर्ड्स दिख रहे हैं? 3 वर्ड्स दिख रहे हैं। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा जावा के कीवर्ड्स हैं। ये तीनों के तीनों जावा के कीवर्ड्स हैं। लेकिन क्योंकि आप प्रोग्रामिंग के बेसिक्स जानते हैं तो आप ये भी पहचानते होंगे कि कीवर्ड्स की अपनी कैटेगरीज होती हैं। कीवर्ड्स की अपनी कैटेगरीज होती है। जैसे आप बताइए सी लैंग्वेज में इफ कीवर्ड है, क्या सी लैंग्वेज में इफ एक कीवर्ड है? तो आपका जवाब होगा हाँ कीवर्ड है। क्या इंट कैर फ्लोट भी कीवर्ड है? तो आप बोलेंगे हाँ इंट कैर फ्लोट भी कीवर्ड है। बट मैं पूछूंगा इंट कैर फ्लोट क्या कहलाते हैं? तो आप मुझे बोलेंगे सर डेटा टाइप्स। और इफ क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। बिल्कुल ऐसे इन तीनों को किस कैटेगरी में रखा है, अब वो कैटेगरी सुन लीजिए, क्योंकि जावा में वोकैबुलरीज बहुत मायने रखती हैं। यकीन मानिए मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में फेल होते हुए देखा है जिनकी जावा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बस इसलिए रिजेक्ट हो गए कि वो चीज़ों को सही ढंग से बोल नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बोल पा रहे थे? क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं किसको क्या कहते हैं। बोलने में प्रॉब्लम नहीं थी, पता ही नहीं था उन्हें किसको क्या कहते हैं। और कंपनीज चाहती हैं जब आप कंपनी में आए तो जावा की वोकैबुलरीज जानते हो, ताकि जब आप एक टीम में काम करें, कंपनी आपको डॉक्यूमेंटेशन दे प्रोजेक्ट्स के, तो आप वोकैबुलरीज देखकर समझ पाएं आपको कोड किस तरीके से लिखना है। इसलिए जावा में मैंने इतना स्ट्रेस C++ में कभी नहीं दिया इंग्लिश पे। यहाँ आपको इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े अच्छे से समझने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इनमें से किसको क्या बुलाते हैं। ये जो पहला आपको दिख रहा है पब्लिक, C++ अगर आप याद करें तो आप इसे वहां बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। C++ ने आपको पढ़ाया है पब्लिक इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। जावा में हम एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बोलते, जावा में इसको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। रिमेंबर दिस, इन द वर्ल्ड ऑफ जावा द कीवर्ड पब्लिक इज कॉल्ड एज एक्सेस मॉडिफायर। देन आता है स्टैटिक। स्टैटिक भी C++ में कीवर्ड होता है, राइट? जावा के अंदर भी कीवर्ड होता है और जावा में स्टैटिक कीवर्ड को बोलते हैं नॉन एक्सेस मॉडिफायर। स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज कॉल्ड नॉन एक्सेस मॉडिफायर। वॉइड से तो आप भली भांति परिचित होंगे, आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। वॉइड जावा में भी कहलाता है रिटर्न टाइप। वॉइड जावा की दुनिया में भी कहलाता है रिटर्न टाइप। अभी मैंने मतलब किसी का भी नहीं बताया है, अभी मैं सिर्फ कीवर्ड्स के नाम लिख रहा हूं, किसको क्या बुलाते हैं ये नाम बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहला पब्लिक है, वो एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है। वॉइड है, वो रिटर्न टाइप कहलाता है। स्टैटिक है, वो कहलाता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूं इनका एक्सप्लेनेशन।
ठीक, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन पब्लिक की। पब्लिक क्या होता है? ठीक है, ये बताइए, जावा में आप प्रोग्राम क्लास के अंदर लिखते हैं, हाँ या ना? लिखते हैं ना? अब आपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े हो तो आपने पढ़ा होगा क्लास में कुछ प्राइवेट होता है और कुछ पब्लिक होता है, पढ़ा है? राइट। बताइए, कोई चीज प्राइवेट होती है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन क्या लगता है? अगर कोई चीज प्राइवेट है तो जल्दी बताइए उस पर रेस्ट्रिक्शन क्या लगता है? वेरी गुड। अगर कोई चीज प्राइवेट है तो रेस्ट्रिक्शन लगता है आप उसे सिर्फ क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन लगता है कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर से ही एक्सेस होती है ये चीज, राइट? और अगर कोई चीज पब्लिक है तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कहा जाता है कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, अब जावा में ध्यान से मेरा अगला पॉइंट सुनिएगा। जैसे सी लैंग्वेज में मेन होता है, क्या मेन आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है? जल्दी बताइए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सी में मेन से स्टार्ट होता है? ऐसे पहचानिए, जावा में भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, लेकिन जावा में मेन को कॉल जेवीएम करता है, जावा वर्चुअल मशीन। और जेवीएम आपकी क्लास का पार्ट नहीं है, जेवीएम आपकी क्लास के बाहर बैठा है। अब कॉमन सेंस लगाइए, जो आपकी क्लास के बाहर बैठा है वो क्लास के अंदर के फंक्शन को तभी देख पाएगा ना, तभी एक्सेस कर पाएगा ना, जब आप उसके साथ यूज करेंगे कीवर्ड पब्लिक। दोबारा सुनिए, जेवीएम को आपके प्रोग्राम के मेन फंक्शन को कॉल करना है। और जावा इतनी ऑनेस्ट, इतनी ईमानदार लैंग्वेज है कि जावा कहती है भले ही जेवीएम जावा का सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो आपकी क्लास की प्राइवेट चीजों को नहीं टच कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि जेवीएम मेन को कॉल कर सके, जेवीएम को मेन नजर आए, मेन की विजिबिलिटी उसको दिखे, तो हमें मेन के आगे पब्लिक लगाना पड़ेगा। ये पब्लिक आप अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, ये पब्लिक आप जेवीएम के लिए लगा रहे हैं, जेवीएम को सहूलियत देने के लिए लगा रहे हैं ताकि वो मेन फंक्शन को इजीली कॉल कर पाए। ये भी मत सोचिएगा कि सर अगर मैं क्लास में कोई और फंक्शन बनाता हूं तो क्या मुझे उसको भी पब्लिक करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कोई नहीं कह रहा कि आप हर फंक्शन को पब्लिक करें, क्योंकि जेवीएम हर फंक्शन को कॉल नहीं करता है, जेवीएम सिर्फ कॉल करता है मेन को। और क्योंकि जेवीएम मेन को कॉल करता है, इसलिए आपको आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से करवाने के लिए मेन के आगे लगाना पड़ेगा पब्लिक। अगर आप पब्लिक नहीं लगाएंगे तो जावा मेन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। मैं फिर समझा रहा हूं, फिर ध्यान से मेरी बात सुनिए। जावा में आपके प्रोग्राम को रन किसे करना है? जवाब दीजिए निशिता, जवाब दीजिए, जावा में प्रोग्राम रन कौन करेगा? वेरी गुड, जावा में प्रोग्राम रन जेवीएम करेगा। क्या जेवीएम क्लास के अंदर है? क्या जेवीएम क्लास के अंदर है? नहीं है ना, जेवीएम क्लास के बाहर बैठा है। जो क्लास के बाहर बैठा है वो क्लास के अंदर की चीजों को कब एक्सेस कर पाता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दुनिया में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड में कहते हैं क्लास की चीजें बाहर से एक्सेस तभी होती हैं जब उनके आगे कीवर्ड लगाया जाए पब्लिक। तो क्योंकि मेन को जेवीएम कॉल करेगा, जेवीएम को मेन नजर भी तो आना चाहिए, विजिबल भी तो होना चाहिए, और इसके लिए आपको मेन के आगे लगाना पड़ेगा पब्लिक। हमेशा, हाँ जी हमेशा, जिंदगी भर, आज से लेकर जब तक जिंदगी भर जावा में काम आप करते रहेंगे, हमेशा मेन को आप पब्लिक करेंगे। बट ये मत सोचिएगा सर सबको पब्लिक करना पड़ता है क्या, अगर मेन के अलावा और भी कोई है वो भी पब्लिक होगा क्या? ऐसा नहीं है। मेन के अलावा अगर कोई फंक्शन है तो वो आप कॉल करेंगे, जावा कॉल नहीं करेगी। जावा कॉल सिर्फ मेन को करेगी, इसलिए वो कहती है मेरे लिए बस मेन को आप पब्लिक करें, बाकी को प्राइवेट करें, पब्लिक करें, आपकी पसंद है। आया नहीं आया अभी भी समझ? आया समझ? हुआ क्लियर? तो अब अपने अपने वर्ड्स में लिखिए वाई मेन इज पब्लिक इन जावा। जल्दी लिखिए अपने अपने वर्ड्स में, वाई मेन इज पब्लिक इन जावा। जल्दी बताइए, जावा में मेन पब्लिक क्यों है? इसलिए है ताकि जेवीएम मेन को एक्सेस कर सके, ताकि जेवीएम मेन तक पहुंच सके। अब बहुत कॉमन डाउट होगा आपके दिमाग में, सर मैं पब्लिक नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? नहीं लगाया मैंने पब्लिक तो क्या होगा? अगर आपने पब्लिक नहीं लगाया
तो आपका प्रोग्राम कंपाइल 100% हो जाएगा। अच्छे से दिमाग, आंखें, कान सब खोल के सुनना। आपने पब्लिक नहीं लगाया तो प्रोग्राम कंपाइल 101% हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम रन नहीं होगा। जब जेवीएम मेन को कॉल करने की कोशिश करेगा, वो एरर दे देगा, ये कहते हुए मना कर देगा कि उसे मेन नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने मेन के आगे नहीं लगाया है पब्लिक। यानी मेन को पब्लिक प्रोग्रामर अपने लिए नहीं करता है, कंपाइलर के लिए भी नहीं करता है, प्रोग्रामर मेन को पब्लिक जेवीएम के लिए करता है। आया समझ में पहला पॉइंट? आगे बढ़ूं? ठीक है। अब आता है एक और सवाल जो दिमाग में कई बार स्टूडेंट्स के आता है कि सर हम जब सी में प्रोग्राम लिखते हैं या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते हैं तब तो हम पब्लिक नहीं करते हैं, तब तो हम मेन के आगे पब्लिक नहीं लगाते हैं, तो जावा में क्यों लगाना पड़ रहा है मेन के आगे पब्लिक? तो इसका जवाब कॉमन सेंस के पास है। इस सवाल का जवाब कॉमन सेंस से ढूंढिए। क्या सी में मेन क्लास के अंदर रखते हैं आप? जल्दी बताइए। क्या सी में मेन को क्लास के अंदर रखते हैं क्या आप? नहीं, सी में मेन क्लास के बाहर। इनफैक्ट सी में तो सोचिए क्लास ही नहीं होती। सी प्लस प्लस में क्लास होती है, और सी प्लस प्लस में भी मेन, याद रखिए, क्लास के बाहर होता है। हाँ के ना? होता है ना क्लास के बाहर। तो जो चीज क्लास के बाहर है उसको पब्लिक करने की क्या जरूरत है? पब्लिक तो उसे करते हैं ना जो क्लास के अंदर है। इसलिए जावा में मेन को अपन को पब्लिक करना पड़ता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं तो सर अपन मेन को बाहर रख देते हैं सी प्लस प्लस के जैसा, तो आपने जावा को समझा ही नहीं। मैंने आपको जावा की प्रॉपर्टीज पढ़ाते वक्त कहा था जावा में एक लाइन का डिक्लेरेशन क्लास के बाहर नहीं आ सकता। आप इंट ए भी लिखेंगे ना जावा में तो वो क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जावा में इंट ए भी लिखेंगे तो इट हैज टू बी पुट इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास। आया समझ में? अब मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको बता दी है। अगले पॉइंट पे आ जाऊं? डाउट नहीं हो कोई तो? अगले पॉइंट पे आऊं? इसलिए जावा में आपको मेन के आगे पब्लिक लगाना पड़ेगा। नहीं, प्राइवेट नहीं होता है आयुष जावा के अंदर। आयुषी सॉरी, नहीं होता। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा डिफॉल्ट। जावा में जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। रिमेंबर दिस। ओके, गॉट द पॉइंट? लेकिन डिफॉल्ट क्या होता है, वो कैसे अलग होता है पब्लिक या प्राइवेट से, वो सब मैं आगे बताऊंगा। ओके आयुषी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले कीवर्ड पे, उसको समझते हैं। और अगला कीवर्ड है स्टैटिक। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। अब स्टैटिक समझाने के लिए थोड़ी सी आपको सी प्लस प्लस पढ़ानी पड़ेगी। बात कर लें सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ी सी, बताइए, है ना? थोड़ा सा सी प्लस प्लस रिवाइज करते हैं। उसमें मैं आपको स्टैटिक समझाता हूं और फिर जावा में आपको स्टैटिक समझाऊंगा। ठीक है? जो सी प्लस प्लस बैच के स्टूडेंट हैं आप चिंता मत करिएगा, आपके बैच में मंडे स्टैटिक कीवर्ड आएगा, तब आप अच्छे से डिटेल में सी डबल प्लस में स्टैटिक पढ़ना। जावा में थोड़ा पहले आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिक के बारे में बातें बता देता हूं। इमेजिन करिए हमारे पास सी प्लस प्लस में एक स्टूडेंट नाम की क्लास है। अगर नहीं आती है सी प्लस प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस एक्सप्लेनेशन को इग्नोर कर दीजिए। ये एक्सप्लेनेशन आपके समझ में तब आएगा जब जावा में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। बट कुछ लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं स्टैटिक क्यों लिख रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो वेट करिए, जावा में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तब पढ़ेंगे अपन स्टैटिक और पब्लिक का क्या यूज होता है। जिनको पता है वो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो मेरे पास स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, इमेजिन करिए। स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर इमेजिन करिए मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है शो। ठीक है, ये शो की मैंने कोडिंग करी है। जल्दी बताइए, ये कोड समझ आ रहा है सी प्लस प्लस का आपको? जिन्होंने पढ़ी है वो जवाब दें। आ रहा है? अब अगर मैं आपसे कहता हूं इस शो को कॉल कैसे करेंगे बताओ, इस शो को कॉल कैसे करेंगे बताओ, तो आप मुझे बोलेंगे सर पहले स्टूडेंट क्लास का हमें बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट ओबीजे बनाना पड़ेगा। और स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम कहेंगे ओबीजे डॉट शो। ऐसे ही करेंगे ना आप सी प्लस प्लस में शो को कॉल? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है ना। जो भी फंक्शन क्लास का हिस्सा होते हैं उन्हें कॉल करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए होता है,
और वो सपोर्ट उन्हें मिलता है क्लास के ऑब्जेक्ट से। अब सुनिए एक नई चीज, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं नहीं चाहता कि मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम में शो को हम कॉल कर पाएं, कुछ कर सकते हैं क्या ऐसा कि मैं ऑब्जेक्ट ना बनाऊं और शो को कॉल कर लूं? तो आप मुझे बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें इस शो के पहले कीवर्ड लगा देना चाहिए विच इज कॉल्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक एक ऐसा कीवर्ड होता है जो सी प्लस प्लस जावा दोनों में होता है, और किसी भी फंक्शन के आगे लग जाए तो फिर आप उसे कॉल बगैर ऑब्जेक्ट के कर पाएंगे। यानी अब शो को कॉल करने के लिए हमें नहीं लिखना पड़ेगा स्टूडेंट ओबीजे। इसका मतलब किसी भी क्लास में दो तरीके के फंक्शन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक कहलाते हैं नॉन स्टैटिक, एक कहलाते हैं स्टैटिक। अगर मैं कहूंगा इनमें क्या होता है तो आप बोलेंगे सर इन्हें कॉल करने के लिए क्लास का क्रिएट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट, जैसे आपको ऊपर की तरफ शो का कॉल दिख रहा होगा। और अगर हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट बनाने की टेंशन ना रहे और हम शो कॉल कर पाए जबकि शो क्लास का पार्ट है, तो फिर सी डबल प्लस जावा सब कहते हैं आप शो के आगे लगा दीजिए कीवर्ड स्टैटिक। अब वापस लौटिए आप अपने प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या जावा में मेन क्लास के अंदर है? जल्दी बोलिए हाँ के ना। क्या जावा में मेन क्लास के अंदर है? यस और नो? बिल्कुल जावा में मेन क्लास के अंदर है। क्या मेन को कॉल आपको करना है? क्या मेन को कॉल आप करने वाले हैं? नहीं, मेन को कॉल करने वाला है जेवीएम। तो जब जेवीएम मेन को कॉल करेगा तो जेवीएम बहुत आलसी है। आलसी क्यों है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जेवीएम बहुत आलसी है। जेवीएम कहता है यार मुझे एक फंक्शन कॉल करना है तुम्हारी क्लास का, और तुम्हारी क्लास का एक फंक्शन कॉल करने के लिए मैं क्यों ऑब्जेक्ट बनाने की टेंशन लूं। तो चलो तुम मेरी थोड़ी सी और मदद करो, ये जेवीएम आपसे कह रहा है चलो तुम मेरी थोड़ी सी और मदद करो, कुछ ऐसा करो कि मैं मेन को बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाऊं। और बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल तभी कर पाएगा जेवीएम जब आप मेन के आगे कीवर्ड लगाएंगे स्टैटिक। यानी अगेन ये स्टैटिक कीवर्ड आप अपनी खुशी से नहीं लगा रहे हैं, समझ के नहीं लगा रहे हैं, मजबूरी में लगा रहे हैं, ना चाहते हुए भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जिसे मेन कॉल करना है जिसका नाम है जेवीएम, वो बगैर ऑब्जेक्ट के मेन को कॉल करना चाहता है, और वो तभी संभव हो पाएगा जब मेन के आगे कीवर्ड लगा होगा स्टैटिक। इतने के बाद भी अगर आप मुझे बोलते हैं सर मैं ना लगाऊं तो क्या होगा? आपने तो समझाया बट मैंने नहीं लगाया स्टैटिक, फिर क्या होगा? कोड कंपाइल 100% होगा, लेकिन गौर करिएगा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोबारा सुनना, कोड कंपाइल 100% होगा लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब पब्लिक स्टैटिक दोनों कंपलसरी है? हाँ जी दोनों कंपलसरी है। इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है? नहीं, इनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इन्हें छोड़ भी नहीं सकते? नहीं छोड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा आप एक काम कर सकते हैं, पब्लिक और स्टैटिक की जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। पब्लिक और स्टैटिक की जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी पब्लिक स्टैटिक है, आप इसे स्टैटिक पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कोई बदलाव आप मेन के लिए नहीं कर सकते। फिर ये मत सोचिएगा सर ये पब्लिक स्टैटिक हर फंक्शन के साथ लगाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हर फंक्शन के साथ नहीं लगाते हैं। हर फंक्शन को आप अपने मन से दीजिए, क्या पब्लिक देना है, प्राइवेट देना है, जो देना है, लेकिन मेन के साथ कोई समझौता नहीं है, मेन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेन को पब्लिक भी रखना पड़ता है, मेन को स्टैटिक भी रखना पड़ता है, वरना जेवीएम मेन को कॉल नहीं करता है। ये भी मत सोचिएगा सर आपने बताया स्टैटिक नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट बनाकर कॉल करा जाता है, तो मैं मेन को स्टैटिक ना करूं तो क्या जेवीएम ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेगा? नहीं करेगा। याद रखिएगा जेवीएम मेन को पहचानने से मना कर देगा, कॉल तो दूर की बात। इसलिए पब्लिक स्टैटिक मेन के डिक्लेरेशन का अहम पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, हटाए नहीं जा सकते। आया समझ? हुआ क्लियर? सिर्फ स्टैटिक हो तो भी नहीं चलेगा, पब्लिक गायब हो जाएगा ना फिर। पब्लिक स्टैटिक दोनों चाहिए। एक लेक्चर वेट कर लीजिए, अगले लेक्चर में आपको सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक लेक्चर का इंतजार तो कर सकते हैं सब लोग? एक लेक्चर का वेट तो कर सकते हैं ना? मैं सब आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। पब्लिक हटाएंगे तो क्या होगा, स्टैटिक हटाएंगे तो क्या होगा, एक्सचेंज कर देंगे तो क्या होगा, प्राइवेट कर देंगे तो क्या होगा, सब कुछ देखेंगे।
लेकिन अल्टीमेटली चलेगा क्या, ये बताइए। अल्टीमेटली चलेगा कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन चलेगा जिसमें लगा होगा पब्लिक स्टैटिक दोनों। याद रखिएगा, नहीं चलने वाले ढेरों हैं, नहीं चलने वाले ढेरों हैं, चलने वाला बस एक ही तरीका है, और वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक दोनों होने चाहिए। आया समझ, पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़ूं, राइट। चलिए अब आइए थर्ड कीवर्ड पे। आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं ना बीजी, इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना, वन बाय वन, आगे क्यों भागना है इतना। अभी तो अपन पब्लिक स्टैटिक पे पहुंचे हैं, अब आते हैं वॉइड पे। चलिए अब आता है तीसरा कीवर्ड, पढ़िए जरा वो कीवर्ड क्या है, एवरीवन प्लीज रीड, ये कीवर्ड क्या है। कीवर्ड है तीसरा वाला, वेरी गुड, तीसरा वाला कीवर्ड है वॉइड। अब आप याद करिए, जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते थे तब आप लोग मेन लिखते थे सी लैंग्वेज में, और आप लिखा करते थे वॉइड मेन, लिखते थे ना सी लैंग्वेज के अंदर मेन, ऐसा है ना। और अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो आपने देखा होगा सी प्लस प्लस में इंट मेन होता है, होता है। ये इंट, ये वॉइड, ये क्या है, व्हाट आर दीज, ये क्या कहलाते हैं मेन के लिए। सी तो पढ़ी है ना सबने, कम से कम सी वाले स्टूडेंट्स बताएं ये क्या है, ये मेन की रिटर्न टाइप है। तो जैसे सी में मेन की रिटर्न टाइप वॉइड होती है, ऐसे जावा में भी याद रखिएगा मेन की रिटर्न टाइप वॉइड होती है, राइट। ये मेन की रिटर्न टाइप है। क्या मतलब है यहां वॉइड का, वॉइड का मतलब है मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। किसको रिटर्न नहीं करेगा, अपने कॉलर को। और बताइए मेन का कॉलर कौन है, मेन का कॉलर कौन है, मेन का कॉलर है जेवीएम, राइट। अब अगर फिर आपके दिमाग में क्वेरी आ रही है, सर मैं वॉइड की जगह इंट लिखना चाहता हूं, लिख सकता हूं क्या, मेरा पुराना ही जवाब है, बताइए क्या, लिख दीजिए, कोड कंपाइल हो जाएगा लेकिन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जेवीएम को जो मेन चाहिए वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसे इंट फ्लोट कैर कुछ नहीं चाहिए, उसे रिटर्न टाइप वॉइड ही चाहिए। इसलिए मेन के साथ इनमें से कोई कीवर्ड ना हट सकता है ना किसी से रिप्लेस हो सकता है। समझ आ रहा है, बिल्कुल हमेशा वॉइड ही रहेगा, आजीवन। जावा को बने हुए कितने साल हो गए, जल्दी बताओ, जावा को बने हुए कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, कैसी मैथ्स कर रहे हैं आप। जावा को बने हुए 24 साल हो गए हैं, 24 सालों से ये कीवर्ड्स मेन के साथ हैं, 24 सालों से ये कीवर्ड मेन के साथ हैं, ना कभी हटे थे ना भविष्य में कभी हटने वाले हैं। अब तो विश्वास हो गया कि इन तीनों में से कुछ नहीं हटेगा। जेवीएम वॉइड क्यों लेता है, क्योंकि जेवीएम को मेन से कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, वो जेवीएम का डिजाइन है ऐसा, उसे आपसे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए रिटर्न टाइप वॉइड रखी हुई है। हो रहा है क्लियर, बढ़े आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन चौथे वर्ड पे, दैट इज मेन। अब बहुत ध्यान से सुनिए, वोकैबुलरी में चेंज कर रहा हूं मैं। सी में मेन क्या होता है, जल्दी जल्दी जवाब दो, सी में मेन क्या होता है, फंक्शन होता है ना। सी प्लस प्लस में मेन क्या होता है, फंक्शन होता है। जावा में याद रखिएगा इस फंक्शन वर्ड को गुड बाय कर दीजिए, जावा में इस फंक्शन वर्ड को फेयरवेल देकर भगा दीजिए, भेज दीजिए। जावा की दुनिया में फंक्शन शब्द एग्जिस्ट नहीं करते। तो फिर जावा में मेन को फंक्शन ना बुलाकर हम जावा की वोकैबुलरी में बोलते हैं मेन इन जावा इज अ मेथड। अब आएगा डाउट दिमाग में आपके, सर मेथड और फंक्शन फर्क होता है क्या, बिल्कुल होता है, गौर से सुनना। जब किसी को आप बोलते हो ये चीज फंक्शन है तो इसका मतलब है वो क्लास का पार्ट नहीं है, इसका मतलब है वो क्लास का पार्ट नहीं है। जैसे सी लैंग्वेज अगर आप याद करें तो वहां प्रिंटएफ होता है ना, प्रिंटएफ सी लैंग्वेज में फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो सी में किसी क्लास का पार्ट नहीं होता, सी में क्लास ही नहीं होती, तो प्रिंटएफ सी में फंक्शन कहलाएगा। लेकिन जावा में अगर आप समझ रहे हैं, आज आपका तीसरा या चौथा लेक्चर है जावा का, अगर आप बातों को समझ रहे हैं तो मुझे बताइए क्या जावा के अंदर बिना क्लास के कुछ बन सकता है क्या,
क्या जावा में बिना क्लास के आप हेलो भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो जो चीजें क्लास का पार्ट होती हैं उन्हें फंक्शन नहीं बुलाते हैं, उन्हें हम लोग बुलाते हैं मेथड। उन्हें हम लोग बुलाते हैं मेथड। तो बताइए क्या मेन बिना क्लास के बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता है। तो कभी किसी इंटरव्यू में मत बोलिएगा कि मेन फंक्शन है। आप सी जानते हैं, आपकी जुबान पे सी की वोकैबुलरी चढ़ी हुई है, ये वोकैबुलरी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी और जावा में बोलना पड़ेगा मेन इज नॉट अ फंक्शन, मेन इज अ मेथड। ठीक है, तो आप मुझे सबके बारे में बताइए जल्दी जल्दी। पब्लिक क्यों लगाया है? जल्दी बताइए, पब्लिक क्यों लगाया है? पब्लिक इसलिए लगाया है ताकि मेन आउटसाइड द क्लास कॉल हो पाए। स्टैटिक क्यों लगाया है? स्टैटिक क्यों लगाया है? स्टैटिक लगाया है ताकि जेवीएम मेन को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर पाए। राइट। वॉइड क्या है? वॉइड रिटर्न टाइप है। वॉइड बताता है मेन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और मेन क्या है? मेन जावा की दुनिया में मेथड है, फंक्शन नहीं है। क्या जावा में फंक्शन होते ही नहीं है? जी हाँ, जावा में फंक्शन होते ही नहीं है। क्या जावा की दुनिया में कोई फंक्शन नहीं है? नहीं, जावा की दुनिया में कोई फंक्शन नहीं है। समझ आ रहा है? जावा की दुनिया में सिर्फ मेथड्स हैं। हो गया क्लियर? हाँ, तो मेंबर फंक्शन बोलते हैं ना। आप यहां भी मेंबर फंक्शन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंबर फंक्शन की जगह यहां मेथड बोलते हैं। फंक्शन अलग होता है, मेंबर फंक्शन अलग होता है मयंक। मेंबर फंक्शन बोलने को मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। मेथड बोलिए, मेंबर फंक्शन बोलिए, बट फंक्शन मत बोलिए। हुआ क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़े। अब आ जाइए चौथी चीज पे। प्रोग्राम के अंदर जो चौथी चीज आपको दिख रही है वो है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपके भी पहचान में आनी चाहिए, अगर आप आज का लेक्चर ध्यान से सुन और समझ रहे हैं। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, लगाइए तो दिमाग क्या होगा ये? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, ये जावा की क्लास है। आपने बनाई है क्या ये क्लास? नहीं, ये जावा की प्री डिफाइंड क्लास है, हमने नहीं बनाई है। तो क्या इसका मतलब जावा में कुछ बिल्ट इन क्लासेस भी हैं? बिल्कुल है, कॉमन सेंस लगाइए। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो जावा आपको ढेर सारी बनी बनाई क्लासेस ऑफर करती है, स्ट्रिंग उनमें से एक है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट के सिंबल को पहचान रहे हैं? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इस सिंबल को पहचान रहे हैं? पहचान रहे होंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है? ये स्क्वायर ब्रैकेट बता रहा है ये चीज एक एरे है। राइट। और ये ARGS क्या है? ये ARGS एरे का नाम है। ठीक है, इससे ज्यादा आज फर्स्ट डे आपको ARGS के बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा मैं। अभी चिंता मत करिएगा सर ये क्यों लिखा है अपन ने, इसका क्या फायदा है, इन सब को मैं डिस्कस करूंगा तकरीबन 7-8 लेक्चर बाद, जब हम जावा में पहली बार इनपुट लेना सीखेंगे। जब जावा में आप इनपुट लेंगे तब आपको पता चलेगा ये ARGS का रोल क्या होता है। तब तक के लिए इसको लिखना कंपलसरी है, लेकिन इसको अभी हम समझेंगे नहीं। बस दो बातें आपको मैं बता देता हूं इसके बारे में। नंबर 1, क्या हम स्ट्रिंग हटाकर कुछ और लिख सकते हैं? इंट, कैर, फ्लोट कुछ लिखना हो? नहीं लिख सकते हैं, स्ट्रिंग ही लिखना पड़ेगा। नंबर 2, ARGS की जगह कोई नाम चलेगा? हाँ चलेगा। ARGS की जगह XYZ कुछ भी दे दें। क्या स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और थोड़ा अजीब आपको दिख रहा होगा, सी में स्क्वायर ब्रैकेट एरे के नाम के बाद लगता है, जावा में स्क्वायर ब्रैकेट बाद या पहले कहीं पे भी लगा सकते हैं। जावा में स्क्वायर ब्रैकेट बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको इतना पॉइंट समझ में आया जो मैंने पढ़ाया, तो जरा मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, जावा में कितने तरीकों से मेन लिखा जा सकता है? इन हाउ मेनी वेज कैन वी राइट मेन इन जावा? जल्दी जवाब दीजिए। इन हाउ मेनी वेज कैन वी राइट मेन इन जावा? आज के लेक्चर में जवाब छुपा है, जल्दी बोलिए। हाउ मेनी पूछा, उसका जवाब मेनी नहीं हो सकता। हाउ मेनी? 4। आप जावा में मेन 4 तरह से लिख सकते हैं। क्या है वो 4 तरीके? पहला है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। दूसरा है स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। तीसरा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही वाला, स्ट्रिंग
ARGS स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका तीसरा वर्जन है। और चौथा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की जगह स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट। इतनी वैराइटीज जावा में आपको मेन की मिलती है। समझ आया? स्ट्रिंग क्लास है, ARGS एरे है, स्ट्रिंग एरे नहीं है, स्ट्रिंग क्लास का नाम है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मीनाक्षी ऐसे। स्ट्रिंग के बाद 3 डॉट भी लगा सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अपन क्या होते हैं। हो गया क्लियर? इतना समझ आया? ओके चलिए, इस स्ट्रिंग ARGS के बारे में अभी बातचीत नहीं होगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे अपन जब मैं आपको पहली बार इनपुट लेना सिखाऊंगा। अच्छा एक और बात बताइए, इन चारों में कुछ भी बदलेंगे तो कोड कंपाइल होगा? इन चारों में कुछ भी बदल देंगे तो कोड कंपाइल होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन रन नहीं होगा। कंपाइल जरूर होगा, रन नहीं होगा। JVM मेन को पहचानने से मना कर देगा। आया समझ? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए। अब आइए प्रोग्राम के अंदर। अब अगर मेन एक मेथड है और मैं आपसे पूछूं फिर ये करली ब्रेस क्या है, तो ये करली ब्रेस मेन की बॉडी है। यहां से मेन स्टार्ट हो रहा है और इस करली ब्रेस पे मेन एंड हो रहा है। आया समझ? हाँ लिख सकते हैं मोनल, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाम चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। ARGS का नाम बदल सकते हैं आप, लेकिन और कुछ नहीं बदल सकते। ठीक है, ये मेन की बॉडी है। अब अंदर लंबा सा एक स्टेटमेंट लिखा है, system.out.println डबल कोट्स में हेलो यूजर। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं जरा बताइए कौन क्या है, तो सिस्टम आई थिंक सभी पहचान रहे होंगे आज का लेक्चर समझने के बाद। ये भी जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास है। कैसे पता? क्योंकि नाम स्टार्ट हो रहा है विद कैपिटल लेटर। फिर आता है ये आउट कौन है? इस आउट को जावा में बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिएगा सर ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है। आप अभी के लिए इसको C++ के सी आउट जैसा मान लें। बट C++ अगर आपने पढ़ी हो तो वहां पर सी आउट ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। C++ की दुनिया में सी आउट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, जावा की दुनिया में इसे ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलते हैं। अभी चिंता मत करिए सर फर्क क्या होता है, वो फर्क भी आप बहुत जल्दी समझेंगे जब जावा में मैं आपको ऊप्स पढ़ाऊंगा। आज का लेक्चर वोकैबुलरीज पे ज्यादा फोकस्ड है, किसको क्या बोलते हैं ये ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। तो आउट को ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलते हैं। और आप बताइए प्रिंटलन को क्या बोलते होंगे? प्रिंटलन को जावा की दुनिया में बोलेंगे मेथड। कैसे पता कि ये मेथड है? क्योंकि इसके नाम के साथ लगा हुआ है पैरेंथेसिस। तो जावा में ये एक मेथड है। अब सवाल आता है ये कर क्या रही है लाइन system.out.println? ये जावा में वही कर रही है जो सी लैंग्वेज में printf से होता है। क्या कर रही है लाइन? मतलब ये लाइन स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट प्रिंट कर रही है। दैट मीन्स जो भी आप इसको डबल कोट के अंदर देंगे ये वो मैसेज एज इट इज स्क्रीन के ऊपर कर देगी प्रिंट। और क्योंकि आप प्रिंटलन को कॉल कर रहे हैं, भूलिएगा मत इसके एंड में सेमी कोलन का होना जरूरी है। अगर लग रहा है मेन के साथ तो सेमी कोलन नहीं आया, तो मेन के साथ सेमी कोलन क्यों आएगा? आप मेन को डिफाइन कर रहे हैं। इतना आपने सी में भी पढ़ा होगा कि जब कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो सेमी कोलन नहीं आता, जब कॉल होता है तो सेमी कोलन आता है। तो मेन के साथ सेमी कोलन नहीं आएगा क्योंकि हम लोग मेन को डिफाइन कर रहे हैं। प्रिंटलन के साथ आएगा क्योंकि प्रिंटलन बना बनाया मेथड है, हम लोग प्रिंटलन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ ये भी दिमाग में डाउट आएगा सर ये एलन क्या है? ये एलन का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा, इसका नाम प्रिंट एलन क्यों रखा गया है, एलन से क्या इंडिकेट हो रहा है। फिलहाल शॉर्ट में सुन लीजिए, एलन का मतलब है न्यू लाइन, इसलिए प्रिंट एलन का पूरा मतलब है ये प्रिंट करके न्यू लाइन जनरेट करता है। मैंने बताया निशिता आपको अभी आउट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, इसके बारे में इससे ज्यादा अभी मत जानिए, नहीं आएगा समझ, अभी फर्स्ट डे है। हर चीज पहले दिन समझ नहीं आती है प्रोग्रामिंग में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आएगा समझ। ठीक है, तो मेन जावा में एक मेथड हुआ जिस मेथड के पैरामीटर या आर्गुमेंट में स्ट्रिंग का एरे है, जिसका अभी कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं पता ये क्यों लिखते हैं, बस जावा कहती है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। अंदर हमने लिखा है system.out.println हेलो यूजर। क्या होगा ऐसा लिखने से? ऐसा लिखने से स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, दैट इज इट। कैसे होगा उसके लिए अभी ये 2 स्टेप्स बाकी हैं।
अभी हमने सिर्फ पहला स्टेप पूरा करा है और पहला स्टेप है राइटिंग द सोर्स कोड। अब आपको अगर ये पूरा समझ में आ गया होगा तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और डाउट्स जो आपके होंगे और इसे कैसे करेंगे कंपाइल, कैसे करेंगे रन। समझ आया? दो बातें अभी नहीं समझ आएंगी, ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्ट्रिंग args क्यों लिखते हैं, ये नहीं समझ में आएगा आपको अभी, चिंता मत करिए, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा अभी समझ, अभी फर्स्ट डे है आपका। नंबर 2, ये आउट क्या है बीच में, इसको क्यों लिखा हुआ है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आउट का पर्पस क्या है, अभी बस इतना सुन लीजिए। आउट है क्या, तो आउट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। समझ आया? बिल्कुल बिल्कुल अनुज, आप परमजीत सर से बात कर ले अनुज, ऐसा कोई भी क्वेरी है तो, ये सब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ही उनसे पूछिए, ठीक है? बिल्कुल, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है तो ऑनलाइन ही चलेगा वो बैच, वो ऑनलाइन का ऑफलाइन नहीं हो जाएगा। फिर भी आपको और कोई डाउट हो तो सर से बात कर लेना आप, ठीक है? डॉट क्यों यूज करते हैं, डॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है। आप लोग में से कितने लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ये बताएं। एबीसीडी भी नहीं पता आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ऐसे कितने लोग हैं? टाइप करिए जरा चैट विंडो में, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। C++ बैच में है तो मत लिखिएगा, अगर C++ के बैच में है तो मत लिखिए, वहां आपने अच्छी खासी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ ली है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है वो लोग लिखें, जिन्हें बिल्कुल नहीं पता क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो बताएं। तो आप लोगों के लिए एक बैकअप कोर्स, एक रिफ्रेशर अरेंज करा जाएगा ऊप्स का, तो छोटी छोटी बातें आपके दिमाग से हट जाएंगी जो आपको क्वेरी आ रही है, ठीक है? तो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बैकअप, वो याद से अटेंड कर लीजिएगा, ठीक? समझ आ रहा है? इसके नोट्स सारे स्लाइड में हैं, नोट्स आपसे स्लाइड शेयर होगी, स्लाइड में सारे नोट्स दिए हुए हैं, कौन सी चीज क्यों लिखी गई है, किसका क्या पर्पस है, सब स्लाइड में है, ठीक है? चलिए आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं इससे आगे। आज ही भेज दूंगा स्लाइड में, राइट? ठीक, मिलते हैं ट्यूसडे नेक्स्ट पार्ट पे। पर सर आप हैं क्या? हाँ सर। एक तो इनका एक तो इनका ऊप्स का बैकअप अरेंज कर दीजिए। हाँ जी। इन लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल ऊप्स नहीं आती है, ठीक है, तो वो अरेंज कर दीजिए इनको। नहीं, संडे क्लास नहीं है। और आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, सर कर रहे हैं, आप सुन लें ध्यान से। चलिए अब एक चीज सुन लीजिए, आप लोग की बैच से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि फीस अभी नहीं कर रहे हैं। आवाज क्रैक कर रही है सर आपकी, दिक्कत नहीं, आवाज क्रैक कर रही है। मैं बाहर आता हूँ। हाँ, मेरा बहुत स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि अभी हम फीस पे कर रहे हैं, अभी नहीं है, तो ये एक अनाउंसमेंट है कि आपका जो ये ऑफर, हेलो बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। तो फिर ये ऑफर 10 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो 10 सितंबर तक आप आराम से फीस पे करें अपनी, और फीस 3000 ही लगेगी, एक्स्ट्रा नहीं देना है आप लोगों को, ठीक? तो आपका ऑफर 10 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग अपनी फीस पे कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। बताता हूँ, आवाज शाम क्लियर को ही नहीं है होगा, आपकी, मैं बता दूंगा आप लोग को। आवाज क्लियर नहीं है आपकी, कुछ नहीं समझ में आया। रुकिए बोलता हूँ, चलिए अब एक चीज सुनिए, आप लोग जो फीस नहीं दे पा रहे थे, तो फीस की जो इश्यू हो रही थी, वो 10 तक, वो सब ग्रुप में डाला हुआ है, उसमें 10 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 10 तक एक्सटेंड कर दिया गया है फीस पे करने के लिए, तो आप 10 तक अपनी फीस याद से पे कर दीजिए, उसके बाद अब नहीं बढ़ाई जाएगी, तो उसके बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा, और जिनकी फीस पेड है वही कर पाएंगे फिर क्लास। और बैकअप के लिए मैं आपको कल बता दूंगा, और होगा शाम को 7 o'clock या 8 o'clock पे, ठीक है सर, थैंक यू। कॉम्बो पैक भी 5500 का है, कॉम्बो पैक 5500 का है, आप वो भी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑफिस में पे करना चाहें तो ऑफिस भी आके पे कर सकते हैं,
या तो कॉल कर लीजिए, आप सीधे सीधे कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए सीधे। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ट्यूसडे मिलते हैं फिर, ठीक है, इससे आगे, राइट। ट्यूसडे बात करेंगे आपकी और क्वेरीज की, और स्टेप 2 और 3 की, प्रोग्राम को कैसे सेव करेंगे, कैसे कंपाइल और कैसे रन करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे लेंगे फिर इसका प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।